नमस्ते, मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ अनुकंपा अध्ययन में। अब हम सुनेंगे चंद्रगुप्त नाटक का द्वितीय अंक। हमने इससे पहले प्रथम अंक देख लिया है। आप अनुकंपा अध्ययन में जाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चले शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त का द्वितीय अंक। द्वितीय अंक का प्रथम दृश्य। उद्भांड में सिंध तट पर ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे कार्नेलिया सिंधु का यह मनोहर तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया त्रिपट उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण से धीरे धीरे उठती हुई प्रशांत स्निग्धता जैसे हृदय में घुस रही है। लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहीं पहुंच गई हूँ जहाँ के लिए चली थी। यह कितना निसर्ग सुंदर है, कितना रमणीय है। हाँ, आज वह भारतीय संगीत का पाठ देखूं, भूल तो नहीं गई। गाती है अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस ताम्रस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सहारा। लघु सुरधुन से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुण जल। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। हेम कुंभ ले उषा सवेरे भरती ठुलकाती सुख मेरे। मदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। फिलिप्स प्रवेश करके, कैसा मधुर गीत है कार्नेलिया। तुमने तो भारतीय संगीत पर पूरा अधिकार कर लिया है, चाहे हम लोगों को भारत पर अधिकार करने में अभी विलंब हो। कार्नेलिया, फिलिप्स, यह तुम हो। आज दारा की कन्या बाल्हिक जाएगी। फिलिप्स, दारा की कन्या नहीं कुमारी, समांगी कहो। कार्नेलिया, असंभव है फिलिप्स। ग्रीक लोग केवल देशों को विजय करके समझ लेते हैं कि लोगों के हृदय पर भी अधिकार कर लिया। वह देव कुमारी सी सुंदर बालिका समांगी कहने पर तिलमिला जाती है। उसे यह विश्वास है कि वह महान साम्राज्य की लूट में मिली हुई दासी है, प्रणय परिणीति पत्नी नहीं। फिलिप्स, कुमारी, प्रणय के सम्मुख क्या साम्राज्य तुच्छ है। कार्नेलिया, यदि प्रणय हो फिलिप्स, प्रणय तो मेरा हृदय पहचानता है। कार्नेलिया हंसकर, ओह, यह तो बड़ी विचित्र बात है। फिलिप्स, कुमारी, क्या तुम मेरे प्रेम की हंसी उड़ाती हो। कार्नेलिया, नहीं सेनापति, तुम्हारा उत्कृष्ट प्रेम बड़ा भयानक होगा, उससे तो डरना चाहिए। फिलिप्स गंभीर होकर, मैं पूछने आया हूँ कि आगामी युद्धों से दूर रहने के लिए शिविर की सब स्त्रियाँ स्कंधवार में समांगी के साथ जा रही है, क्या तुम भी चलोगी। कार्नेलिया, नहीं, संभवतः पिताजी को वहीं रहना होगा, इसलिए मेरे जाने की आवश्यकता नहीं। फिलिप्स कुछ सोचकर, कुमारी, न जाने फिर कब दर्शन हो, इसलिए एक बार इस कोमल करों को चूमने की आज्ञा दो। कार्नेलिया, तुम मेरा अपमान करने का साहस न करो फिलिप्स। फिलिप्स, प्राण देकर भी नहीं कुमारी, परंतु प्रेम अंधा है। कार्नेलिया, तुम अपने अंधेपन से दूसरे को ठुकराने का लाभ नहीं उठा सकती फिलिप्स। फिलिप्स इधर उधर देखकर, यह नहीं हो सकता। कार्नेलिया का हाथ पकड़ना चाहता है, वह चिल्लाती है, रक्षा करो, रक्षा करो। चंद्रगुप्त प्रवेश करके फिलिप्स की गर्दन पकड़कर दबाता है। वह गिरकर क्षमा मांगता है। चंद्रगुप्त छोड़ देता है। कार्नेलिया, धन्यवाद आर्यवीर। फिलिप्स लज्जित होकर, कुमारी, प्रार्थना करता हूँ कि इस घटना को भूल जाओ, क्षमा करो। कार्नेलिया, क्षमा तो कर दूंगी, परंतु भूल नहीं सकती। फिलिप्स, तुम अभी चले जाओ। फिलिप्स नतमस्तक हो जाता है। चंद्रगुप्त, चलिए आपको शिविर के भीतर पहुंचा दूं। कार्नेलिया, पिताजी कहाँ हैं, उनसे यह बात कह देनी होगी। यह घटना नहीं, तुम ही कह देना। चंद्रगुप्त, ओह, वे मुझे बुला गए हैं, मैं जाता हूँ, उनसे कह दूंगा। कार्नेलिया, आप चलिए, मैं आती हूँ। चंद्रगुप्त का प्रस्थान। कार्नेलिया, एक घटना हो गई। फिलिप्स ने विनती की उसे भूल जाने की, किंतु उस घटना से और भी किसी का संबंध है, उसे कैसे भूल जाऊं। उन दोनों में श्रृंगार की रौद्र का संगम है, वह भी आह कितना आकर्षण है।
कितना तरंग संकुल है। इसी चंद्रगुप्त के लिए ना उस साधु ने भविष्यवाणी की है भारत सम्राट होने की, उसमें कितनी विनयशील वीरता है। प्रस्थान। कुछ सैनिकों के साथ सिकंदर का प्रवेश। सिकंदर, विजय करने की इच्छा कालांतीत में मिटती जा रही है। हम तो इतने बड़े आक्रमण के समारंभ में लगे हैं और यह देश जैसे सोया हुआ है। लड़ना जैसे इनके जीवन का उद्वेगजनक अंश नहीं, अपने ध्यान में दार्शनिक के सदृश निमग्न है। सुनते हैं पौरव ने केवल जेहलम के पास कुछ सेना प्रतिरोध करने के लिए या केवल करने के लिए रख छोड़ी है, देखने के लिए रख छोड़ी है। हम लोग जब पहुंच जाएंगे तब वे लड़ लेंगे। एनिसा क्रिटीज, मुझे तो ये लोग आलसी मालूम पड़ते हैं। सिकंदर, नहीं नहीं, यहाँ के दार्शनिक की परीक्षा तो तुम कर चुके। दांडायन को देखा ना, थोड़ा ठहरो, यहाँ के वीरों का भी परिचय मिल जाएगा। यह अद्भुत देश है। एनिसा क्रिटीज, परंतु अम्भिक तो अपनी प्रतिज्ञा का सच्चा निकला। प्रबंध तो उसने अच्छा कर रखा है। सिकंदर, लोभी है। सुना है कि उसकी एक बहन चिढ़कर सन्यासिनी हो गई है। एनिसा क्रिटीज, मुझे विश्वास नहीं होता, इसमें कोई रहस्य होगा। पर एक बात कहूँगा, ऐसे शैल पथ में साम्राज्य की समस्या हल करना कहाँ तक ठीक है। क्यों ना शिविर में ही चला जाए। सिकंदर, एनिसा क्रिटीज, फिर तो पर्सिपोलिस का राजमहल छोड़ने की आवश्यकता न थी। यहाँ एकांत में मुझे कुछ ऐसी बात पर विचार करना है जिस पर भारत अभियान का भविष्य निर्भर है। मुझे उस नंगे ब्राह्मण की बातों से बड़ी आशंका हो रही है। भविष्यवाणियाँ प्रायः सत्य होती हैं। एक ओर से फिलिप्स आम्भिक, दूसरी ओर से सेल्यूकस और चंद्रगुप्त का प्रवेश। सिकंदर, कहो फिलिप्स, तुम्हें क्या कहना है। फिलिप्स, आम्भिक से पूछ लिया जाए। आम्भिक, यहाँ एक षड्यंत्र चल रहा है। फिलिप्स, और उसके सहायक है सेल्यूकस। सेल्यूकस, क्रोध और आश्चर्य से, इतनी नीचता। अभी उस लज्जाजनक अपराध को प्रकट करना बाकी ही रहा, उल्टा अभियोग प्रमाणित करना होगा फिलिप्स, नहीं तो खड़ग इसका न्याय करेगा। सिकंदर, उत्तेजित ना हो सेल्यूकस। फिलिप्स, तलवार तो कभी का न्याय कर देती, परंतु देवपुत्र का भी जान लेना आवश्यक था। नहीं तो ऐसे निर्लज विद्रोही की हत्या करना पाप नहीं, पुण्य है। सेल्यूकस तलवार खींचता है। सिकंदर, तलवार खींचने से अच्छा होता कि तुम अभियोग को निर्मूल प्रमाणित करने की चेष्टा करते। बताओ, तुमने चंद्रगुप्त के लिए अब क्या सोचा। सेल्यूकस, चंद्रगुप्त ने अभी अभी कार्नेलिया को इस नीच फिलिप्स के हाथ से अपमानित होने से बचाया है और मैं स्वयं यह अभियोग आपके सामने उपस्थित करने वाला था। सिकंदर, परंतु साहस नहीं हुआ। क्यों सेल्यूकस। फिलिप्स, कैसे साहस होता। इनकी कन्या दांडायन के आश्रम पर भारतीय दर्शन पढ़ने जाती है, भारतीय संगीत सीखती है, वहीं पर विद्रोहकारिणी अलका भी आती है और चंद्रगुप्त के लिए यह जनरब फैला गया है कि यही भारत का भावी सम्राट होगा। सेल्यूकस, रोक, अपनी अबाध गति से चलने वाली जीभ को रोक। सिकंदर, ठहरो सेल्यूकस, तुम अपने को विचारहीन समझो। हाँ तो चंद्रगुप्त, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। चंद्रगुप्त, क्या। सिकंदर, सुना है कि मगध का वर्तमान शासक एक नीच जन्मा राजस संतान है। उसकी प्रजा असंतुष्ट है और तुम उस राज्य को हस्तगत करने का प्रयत्न कर रहे हो। चंद्रगुप्त, हस्तगत नहीं, उसका शासन बड़ा क्रूर हो गया है। मगध का उद्धार करना चाहता हूँ। सिकंदर, और उस ब्राह्मण के कहने पर अपने सम्राट होने का तुम्हें विश्वास हो गया होगा, जो परिस्थिति को देखते हुए असंभव भी नहीं जान पड़ता। चंद्रगुप्त, असंभव क्यों नहीं। सिकंदर, हमारी सेना इसमें सहायता करेगी, फिर भी असंभव है। चंद्रगुप्त, मुझे आपसे सहायता नहीं लेनी है। सिकंदर क्रोध से, फिर इतने दिनों तक ग्रीक शिविर में रहने का तुम्हारा उद्देश्य। चंद्रगुप्त, एक साधारण निमंत्रण सेल्यूकस से उपकृत होने के कारण उनके अनुरोध की रक्षा, परंतु मैं यवनों को अपना शासक बनने को आमंत्रित करने नहीं आया हूँ।
सिकंदर, परंतु इन्हीं यवनों के द्वारा भारत जो आज तक कभी भी आक्रांत नहीं हुआ है, विजित किया जाएगा। चंद्रगुप्त, यह भविष्य के गर्भ में है, उसके लिए अभी से इतनी उछल कूद मचान की आवश्यकता नहीं। सिकंदर, अबोध युवक, तुम गुप्तचर है। चंद्रगुप्त, नहीं, कदापि नहीं। अवश्य ही यह रहकर यवन राजनीति से मैं कुछ परिचित हो गया हूँ। मुझे लोभ से पराभूत गंधार राज आंभिक समझ का भूल होनी चाहिए। मैं मगध का उद्धार करना चाहता हूँ, परंतु यवन लुटेरा का सहायता से नहीं। सिकंदर, तुमको अपनी विपत्तियों से डर नहीं, ग्रीक लुटेरे हैं। चंद्रगुप्त, क्या यह झूठ है? लूट के लोभ से हत्या व्यवसायियों को एकत्र करके उन्हें वीर सेना कहना, रण कला का उपहास करना है। सिकंदर, आश्चर्य और क्रोध से, सेल्यूकस। चंद्रगुप्त, सेल्यूकस नहीं, चंद्रगुप्त से कहने की बात चंद्रगुप्त से कहनी चाहिए। आंभिक, शिष्टता से बात करो। चंद्रगुप्त, स्वच्छ हृदय भीरु कायरों की सी वंचक शिष्टता नहीं जानता। अनार्य, देशद्रोही। आंभिक, चंद्रगुप्त रोटियों के लालच या घृणाजनक लोभ से सिकंदर के पास नहीं आया है। सिकंदर, बंदी कर लो इसे। आंभिक, फिलिप्स एनिसा क्रिटीज टूट पड़ते हैं। चंद्रगुप्त असाधारण वीरता से तीनों का घायल करता हुआ निकल जाता है। सिकंदर, सेल्यूकस सम्राट। सिकंदर, यह क्या? सेल्यूकस, आपका अविवेक। चंद्रगुप्त एक वीर युवक है। यह आचरण उसकी भावी श्री और पूर्ण मनुष्यता का घोतक है। सम्राट, हम लोग जिस काम से आए हैं उसे करना चाहिए। फिलिप्स को अंतपुर की महिलाओं के साथ बालहिक जाने दीजिए। सिकंदर, सोचकर, अच्छा जाओ। प्रस्थान। द्वितीय दृश्य, झेलम तट का वन पथ, चाणक्य, चंद्रगुप्त और अलका का प्रवेश। अलका, आर्य, अब हम लोगों का क्या कर्तव्य है? चाणक्य, पलायन। चंद्रगुप्त, व्यंग न कीजिए गुरुदेव। चाणक्य, दूसरा उपाय क्या है? अलका, है क्यों नहीं? चाणक्य, हो सकता है। दूसरी ओर देखने लगता है। चंद्रगुप्त, गुरुदेव। चाणक्य, परिव्राजक होने की इच्छा है क्या? यही एक सरल उपाय है। चंद्रगुप्त, नहीं, कदापि नहीं। युवनों को प्रतिपद में बाधा देना मेरा कर्तव्य है और शक्ति भर प्रयत्न करूंगा। चाणक्य, यह तो अच्छी बात है, परंतु सिंघन अभी नहीं आया है। चंद्रगुप्त, उसे समाचार मिलना चाहिए। चाणक्य, अवश्य मिलना होगा। अलका, यदि ना आ सके? चाणक्य, जब काली घटाओं से आकाश घिरा हो, रह रहकर बिजली चमक जाती हो, पवन स्तब्ध हो, उमस बढ़ रही हो और आषाढ़ के आरंभिक दिन हो, तब किस बात की संभावना करनी चाहिए? अलका, जल बरसने की? चाणक्य, ठीक उसी प्रकार जब देश में युद्ध हो, मालव सिंघन को समाचार मिला हो, तब उसके आने की भी निश्चित आशा है। चंद्रगुप्त, उधर देखिए, वे दो व्यक्ति कौन आ रहे हैं? सिंघन का सहारा लिए वृद्ध गंधार राजा का प्रवेश। चाणक्य, राजन? गंधार राज विभव की लालसनाओं से वंचित एक वृद्ध, जिसके पुत्र ने विश्वासघात किया हो और कन्या से हाथ छोड़ दिया हो, मैं वही एक अभागा मनुष्य हूँ। अलका, पिताजी, गले से लिपट जाती है। गंधार, राज बेटी अलका, अरे तू कहाँ भटक रही है? अलका, कहीं नहीं पिताजी, आपके लिए छोटी सी झोपड़ी बना रखी है, चलिए विश्राम कीजिए। गंधार, राज नहीं, तू मुझे अब की झोपड़ी में बिठा कर चली जाएगी। जो महलों को छोड़ चुकी है, उसका झोपड़ियों के लिए क्या विश्वास? अलका, नहीं पिताजी, विश्वास कीजिए। सिंघन से मालव मैं कृतज्ञ हुई। सिंघन सम्मित नमस्कार करता है। अपने पिता के साथ अलका का प्रस्थान। चाणक्य, सिंघन तुम आ गए, परंतु? सिंघन, किंतु परंतु नहीं आर्य, आप आज्ञा दीजिए, हम लोग कर्तव्य में लग जाएं। विपत्तियों के बादल मंडरा रहे हैं। चाणक्य, उसकी चिंता नहीं, पौधे अंधकार में बढ़ते हैं और मेरी नीतिलता भी उसी भांति विपत्ति तम में लहलही होगी। हाँ, केवल शौर्य से काम नहीं चलेगा। एक बात समझ लो, चाणक्य सिद्धि देखता है, साधन चाहे कैसी ही हो। बोलो, तुम लोग प्रस्तुत हो? सिंघन, हम लोग प्रस्तुत हैं। चाणक्य, तो युद्ध नहीं करना होगा। चंद्रगुप्त, फिर क्या? चाणक्य,
सिंघरन और अलका को नट और नटी बनाना होगा। चंद्रगुप्त बनेगा सपेरा और मैं ब्रह्मचारी। देख रहे हो चंद्रगुप्त, पर्वतेश्वर की सेना में जो एक गुल्म अपनी छावनी अलग डाले हैं, वे सैनिक कहाँ के हैं? चंद्रगुप्त नहीं जानता। चाणक्य, अभी जानने की आवश्यकता भी नहीं। हम लोग उसी सेना के साथ अपने स्वांग रखेंगे, वही हमारे खेल होंगे। चलो हम लोग चले। देखो, नवीन गुल्म का युवक सेनापति जा रहा है। सबका प्रस्थान। पुरुष वेश में कल्याणी और सेनापति का प्रवेश। कल्याणी, सेनापति, मैं दुस्सहाय करके पिताजी को चिढ़ा तो दिया, पर अब कोई मार्ग बताओ जिससे मैं सफलता प्राप्त कर सकूं। पर्वतेश्वर को नीचा दिखाना ही मेरा प्रधान उद्देश्य है। सेनापति, राजकुमारी। कल्याणी, सावधान सेनापति। सेनापति, क्षमा हो, अब ऐसी भूल ना होगी। हाँ, तो केवल एक मार्ग है। कल्याणी, वह क्या? सेनापति, घायलों की शुश्रूषा का भार ले लेना है। कल्याणी, मगध सेनापति, तुम कायर हो। सेनापति, तब जैसी आज्ञा हो। स्वागतः। स्त्री की अधीनता वैसी ही बुरी होती है, तिस पर युद्ध क्षेत्र में भगवान ही बचावे। कल्याणी, मेरी इच्छा है कि जब पर्वतेश्वर यवन सेना द्वारा चारों ओर से घिरा जाए, उस समय उसका उद्धार करके अपना मनोरथ पूर्ण करूं। सेनापति, बात तो अच्छी है। कल्याणी, और तब तक हम लोगों की रक्षित सेना रुक कर देखते हुए, यह लो, पर्वतेश्वर इधर ही आ रहा है। पर्वतेश्वर का युद्ध वेश में प्रवेश। पर्वतेश्वर दूर दिखलाकर, वह किस गुल्म का शिविर है? युवक। कल्याणी, मगध गुल्म का महाराज। पर्वतेश्वर, मगध की सेना असंभव, उसने तो रण नियंत्रण ही अस्वीकार किया था। कल्याणी, परंतु मगध की बड़ी सेना में से एक छोटा सा वीर युवकों का दल इस युद्ध के लिए परम उत्साहित था। स्वेच्छा से उसने इस युद्ध में योग दिया है। पर्वतेश्वर, प्राच्य मनुष्यों में भी इतना उत्साह? हंसता है। कल्याणी, महाराज, उत्साह का निवास किसी विशेष दिशा में नहीं है। पर्वतेश्वर हंसकर, प्रगल्भ हो युवक, परंतु रण जब नाचने लगता है तब भी यदि तुम्हारा उत्साह बना रहे तो मानूंगा। हाँ, तुम बड़े सुंदर सुकुमार युवक हो, इसलिए साहस न कर बैठना। तुम मेरी रक्षित सेना के साथ रहो तो अच्छा, समझा ना? कल्याणी, जैसी आज्ञा। चंद्रगुप्त सिंघरन और अलका का वेश बदले हुए प्रवेश। सिंघरन, खेल देख लो, खेल, ऐसा खेल जो कभी ना देखा हो ना सुना। पर्वतेश्वर, नट, इस समय खेल देखने का अवकाश नहीं। अलका, क्या युद्ध के पहले ही घबरा गए? सेनापति, वह भी तो वीरों का खेल ही है। पर्वतेश्वर, बड़ी ढीठ है। चंद्रगुप्त, ना हो तो नागों का ही दर्शन कर लो। कल्याणी, बड़ा कौतुक है महाराज, इन नागों को ये लोग किस प्रकार बस में कर लेते हैं। चंद्रगुप्त संप्रभ से, महाराज है तब तो अवश्य पुरस्कार मिलेगा। सपेरों की सी चेष्टा करता है, पिटारी खोलकर सांप निकालता है। कल्याणी, आश्चर्य है, मनुष्य ऐसे कुटिल विषधरों को भी बस में कर सकता है, परंतु मनुष्य को नहीं। पर्वतेश्वर, नट, नागों पर तुम लोगों का अधिकार कैसे हो जाता है? चंद्रगुप्त, मंत्र महाऔषधि के भाले से बड़े बड़े मत नाग बसीभूत होता है। पर्वतेश्वर, भाले से? सिंघरन, हाँ महाराज, वैसे ही जैसे भालों से मदमस्त मातंग। पर्वतेश्वर, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? सिंघरन, ग्रीकों के शिविर से। चंद्रगुप्त, उनके भाले भारतीय हाथियों के लिए वज्र ही है। पर्वतेश्वर, तुम लोग आंभिक के चर तो नहीं हो? सिंघरन, रातों रात यवन सेना बितस्ता के पार हो गई है, समीप है महाराज, सचेत हो जाइए। पर्वतेश्वर, मगध नायक, इस लोगों को बंदी करो। चंद्रगुप्त कल्याण को ध्यान से देखता है। अलका, उपकार का भी यह फल है। चंद्रगुप्त, हम लोग बंदी ही हैं, परंतु रण व्यूह से सावधान होकर सैन्य परिचालन कीजिए। जाइए महाराज, यवन रणनीति भिन्न है। पर्वतेश्वर उद्विग्न भाव से जाता है। कल्याणी सिंघरन से, चलो हमारे शिविर में ठहरो,
फिर बताया जाएगा। चंद्रगुप्त, मुझे कुछ कहना है। कल्याणी, अच्छा तुम लोग आगे चलो। सिघ्रन इत्यादि आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त, इस युद्ध में पर्वतेश्वर की पराजय निश्चित है। कल्याणी, परंतु तुम कौन हो? ध्यान से देखती हुई, मैं तुमको पहचान। चंद्रगुप्त, मगध का एक सपेरा। कल्याणी, और भविष्यवक्ता भी। चंद्रगुप्त, मुझे मगध की पताका के सम्मान की। कल्याणी, कौन? चंद्रगुप्त तो नहीं। चंद्रगुप्त, अभी तो एक सपेरा हूँ राजकुमारी। कल्याणी, एक क्षण चुप रहकर, हम दोनों को चुप रहना चाहिए, चलो। दोनों का प्रस्थान। तृतीय दृश्य, युद्ध क्षेत्र, सैनिक के साथ पर्वतेश्वर। सेनापति, भूल हुई। सेनापति, हाथियों ने उधम मचा रखा है और रथी सेना भी व्यर्थ सी हो रही है। पर्वतेश्वर, सेनापति, युद्ध में जय या मृत्यु दो में से एक होनी चाहिए। सेनापति, महाराज, सिकंदर को वितस्ता पर यह अच्छी तरह विदित हो गया है कि हमारी खड्गों में कितनी धार है। स्वयं सिकंदर का अश्व मारा गया और राजकुमार के भाले की चोट सिकंदर न संभाल सका। पर्वतेश्वर, प्रशंसा का समय नहीं है, शीघ्रता करो। मेरा रणगज प्रस्तुत हो, मैं स्वयं गज सेना का संचालन करूँगा, चलो। जब जाते हैं। कल्याणी और चंद्रगुप्त का प्रवेश। कल्याणी, चंद्रगुप्त, तुम्हें यदि मगध सेना विद्रोही जानकर बंदी बनावे? चंद्रगुप्त, बंदी सारा देश है राजकुमारी, दारुण द्वेष से सब जकड़े हैं। मुझको इसकी चिंता भी नहीं, परंतु राजकुमारी का युद्ध क्षेत्र में आना अनोखी बात है। कल्याणी, केवल तुम्हें देखने के लिए। मैं जानती थी कि तुम युद्ध में अवश्य सम्मिलित होंगे और मुझे भ्रम हो रहा है कि तुम्हारे निर्वासन के भीतरी कारणों में एक मैं भी हूँ। चंद्रगुप्त, परंतु राजकुमारी, मेरा हृदय देश की दुर्दशा से व्याकुल है। इस ज्वाला में स्मृति लता मुरझा गई है। कल्याणी, चंद्रगुप्त, राजकुमारी, समय नहीं, वह देखो, भारतीयों के प्रतिकूल देव ने मेघमाला का सृजन किया है। रथ बेकार होंगे और हाथियों का प्रत्यावर्तन तो और भी भयानक हो रहा है। कल्याणी, तब मगध सेना तुम्हारे अधीन है, जैसा चाहो करो। चंद्रगुप्त, पहले उस पहाड़ी पर सेना एकत्र होनी चाहिए, शीघ्र आवश्यकता होगी। पर्वतेश्वर की पराजय को रोकने की चेष्टा कर देखूं। कल्याणी, चलो। मेघों की गड़गड़ाहट दोनों जाते हैं। एक ओर से सल्यूकस, दूसरी ओर से पर्वतेश्वर का ससन्य प्रवेश। युद्ध। सल्यूकस, पर्वतेश्वर, अस्त्र रख दो। पर्वतेश्वर, यवन, सावधान, बचाओ अपने को। तुमुल युद्ध, घायल होकर सल्यूकस का हटना। पर्वतेश्वर, सेनापति, देखो, उन कायरों को रोको, उनसे कह दो कि आज रणभूमि में पर्वतेश्वर पर्वत के समान अचल है। जय पराजय की चिंता नहीं। उन्हें बतला देना होगा कि भारतीय लड़ना जानते हैं। बादलों से पानी बरसने की जगह वज्र बरसे, सारी गज सेना छिन्न भिन्न हो जाए, रथी विरथ हो, रक्त के नाले धमनियों से बड़े, परंतु एक पग भी पीछे हटना पर्वतेश्वर के लिए असंभव है। धर्म युद्ध में प्राण भिक्षा मांगने वाले भिखारी हम नहीं। जाओ, उन भगोड़ों से एक बार जननी के स्तन्य की लज्जा के नाम पर रुकने के लिए कहो कि मरने का क्षण एक ही है, जाओ। सेनापति का प्रस्थान। सिघ्रन और अलका का प्रवेश। सिघ्रन, महाराज, यह स्थान सुरक्षित नहीं, उस पहाड़ी पर चलिए। पर्वतेश्वर, तुम कौन हो युवक? सिघ्रन, एक मालव। पर्वतेश्वर, मालव के मुख से ऐसा कभी नहीं सुना गया। मालव, खड़ग कीड़ा देखने ही तो खड़े रहो, डर लगता है तो पहाड़ी पर जाओ। सिघ्रन, महाराज, यवनों का दल आ रहा है। पर्वतेश्वर, आने दो, तुम हट जाओ। फिलिप्स का प्रवेश। सिघ्रन का भीषण युद्ध। फिलिप्स का हटना। सेल्यूकस, फिलिप्स का पुनः प्रवेश। सिघ्रन का घायल होना और पर्वतेश्वर का युद्ध और लड़खड़ा कर गिरने की चेष्टा। चंद्रगुप्त और कल्याणी का सैनिकों के साथ पहुंचना। दूसरी ओर से सिकंदर का आना। युद्ध बंद करने के लिए सिकंदर की आज्ञा। चंद्रगुप्त, युद्ध होगा। सिकंदर, कौन? चंद्रगुप्त, हाँ देवपुत्र। सिकंदर, किससे युद्ध? मुमुए घायल पर्वतेश्वर, वीर पर्वतेश्वर से? कदापि नहीं। आज मुझे जय पराजय का विचार नहीं। मैंने एक अलौकिक वीरता का स्वर्गीय दृश्य देखा है।
होमर की कविता में पढ़ी हुई जिस कल्पना से मेरा हृदय भरा है उसे यहाँ प्रत्यक्ष देखा। भारतीय वीर पर्वतेश्वर, अब मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं? पर्वतेश्वर रक्त पोंछते हुए, जैसा एक नरपति अन्य नरपति के साथ करता है। सिकंदर, सिकंदर, मैं तुमसे मैत्री करना चाहता हूँ। विस्मय विमुग्ध होकर तुम्हारी सराहना किए बिना मैं नहीं रह सकता। धन्य आर्यवीर पर्वतेश्वर, मैं तुमसे युद्ध न करके मैत्री भी कर सकता हूँ। चंद्रगुप्त, पंचनद नरेश, आप क्या कर रहे हैं? समस्त मगध सेना आपकी प्रतीक्षा में है, युद्ध होने दीजिए। कल्याणी, इन थोड़े से अर्धजीव यवनों को विचलित करने के लिए पर्याप्त मगध सेना है महाराज, आज्ञा दीजिए। पर्वतेश्वर, नहीं युवक, वीरता भी एक सुंदर कला है, उस पर मुग्ध होना आश्चर्य की बात नहीं। मैंने वचन दे दिया, अब सिकंदर चाहे हो। सिकंदर, कदापि नहीं। कल्याणी, सिर शतरान फेंक कर जाती हूँ क्षत्रिय पर्वतेश्वर, तुम्हारे पतन में रक्षा न कर सकी, बड़ी निराशा हुई। पर्वतेश्वर, तुम कौन हो? चंद्रगुप्त, मगध की राजकुमारी कल्याणी देवी। पर्वतेश्वर, ओह पराजय, निष्कृष्ट पराजय। चंद्रगुप्त और कल्याणी का प्रस्थान। सिकंदर आश्चर्य से देखता है। अलका घायल सिंहरन को उठाना चाहती है कि आंभिक आकर दोनों को बंदी करता है। पर्वतेश्वर, यह क्या? आंभिक, इनको अभी बंदी बना रखना आवश्यक है। पर्वतेश्वर, ये तो लोग मेरे यहाँ रहेंगे। सिकंदर, पंचनंद नरेश की जैसी आज्ञा हो। चतुर्थ दृश्य। मालव में सिंहरन के उद्यान का एक अंश। मालविका प्रवेश करके फूल हंसते हुए आते हैं, मकरंद गिराकर मुरझा जाते हैं, आंसू से धरनी को भिगोकर चले जाते हैं। एक संदिग्ध समीर का झोंका आता है, निश्वास फेंक कर चला जाता है। क्या पृथ्वी तल रोने के लिए ही है? नहीं, सबके लिए एक ही नियम तो नहीं, कोई रोने के लिए है तो कोई हंसने के लिए। विचारती हुई, आजकल तो छुट्टी सी है, परंतु विदेशियों का एक विचित्र सा दल यहाँ ठहरा है। उनमें से एक को तो देखते ही डर लगता है। लो देखो, यह वह युवक आ गया। सिर झुकाकर फूल संवारने लगती है। इंद्रजालिका के वेश में चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त, मालविका, क्या आज्ञा है? चंद्रगुप्त, तुम्हारे नाक केसर की क्यारी कैसी है? मालविका, हरी भरी। चंद्रगुप्त, आज कुछ खेल भी होगा, देखोगी? मालविका, खेल तो नृत्य देखती हूँ, न जाने कहाँ से लोग आते हैं और कुछ न कुछ अभिनय करते हुए चले जाते हैं। इसी उद्यान के कोने से बैठी हुई सब देखा करती हूँ। चंद्रगुप्त, मालविका, तुमको गाना आता है? मालविका, आता तो है परंतु। चंद्रगुप्त, परंतु क्या? मालविका, युद्धकाल है, देश में रण चर्चा छिड़ी है, आजकल मालव स्थान में कोई गाता बजाता नहीं। चंद्रगुप्त, रणभेरी के पहले यदि मधुर मुरली की एक तान सुन लूं तो हानि ना होगी। मालविका, ना जाने क्यों आज ऐसी कामना जाग पड़ी है। मालविका, अच्छा सुनिए। अचानक चाणक्य का प्रवेश। चाणक्य, छोकरियों से बातें करने का समय नहीं है मौर्य। चंद्रगुप्त, नहीं गुरुदेव, मैं आज ही विपाशा के तट से आया हूँ, यवन शिविर भी घूम कर देख आया हूँ। चाणक्य, क्या देखा? चंद्रगुप्त, समस्त यवन सेना शिथिल हो गई है। मगध का इंद्रजाली जानकर मुझसे यवन सैनिकों ने वहां की सेना का हाल पूछा। मैंने कहा, पंचनंद के सैनिकों से भी दुर्दर्श कई लक्ष्य रणकुशल योद्धा शत्रुघ्न तट पर तुम लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह सुनकर कि नंद के पास कई लाख सेना है, उन लोगों में आतंक छा गया और एक प्रकार का विद्रोह फैल गया। चाणक्य, हाँ, तब क्या हुआ? कैलिस्थनीज के अनुयायियों ने क्या किया? चंद्रगुप्त, उनकी उत्तेजना से सैनिकों ने विपाशा को पार करना अस्वीकार कर दिया और यवन देश लौट चलने के लिए आग्रह करने लगे। सिकंदर के बहुत अनुरोध करने पर भी वे युद्ध के लिए सहमत नहीं हुए, इसलिए रावी के जलमार्ग से लौटने का निश्चय हुआ है। सब उनकी इच्छा युद्ध की नहीं है। चाणक्य, और क्षुद्रकों का क्या समाचार है? चंद्रगुप्त, वे भी प्रस्तुत हैं। मेरी इच्छा है कि इन जगद्विजेता का ढोंग करने वाले को एक पाठ पराजय का भी पढ़ा दिया जाए, परंतु इस समय यहाँ सिंहरन का होना अत्यंत आवश्यक है।
चाणक्य, अच्छा देखा जाएगा। संभवतः स्कंदभार में मालवों की युद्ध परिषद होगी। अत्यंत सावधानी से काम करना होगा। मालवों को मिलाने का पूरा यत्न तो हमने कर लिया है। चंद्रगुप्त, चलिए मैं अभी आया। चाणक्य का प्रस्थान। मालविका, यह खेल तो बड़ा भयानक होगा। मगध। चंद्रगुप्त, कुछ चिंता नहीं, अभी कल्याणी नहीं आई। एक सैनिक का प्रवेश। चंद्रगुप्त, क्या है? सैनिक, सेनापति, मगध सेना के लिए क्या आज्ञा है? चंद्रगुप्त, बिपाशा और शत्रु के बीच जहाँ अत्यंत संकीर्ण भूभाग है वहीं अपनी सेना रखो। स्मरण रखना कि बिपाशा पार करने पर मगध का साम्राज्य ध्वस्त करना यवनों के लिए बड़ा साधारण काम हो जाएगा। सिकंदर की सेना के सामने इतना विराट प्रदर्शन होना चाहिए कि वह भयभीत हो। सैनिक, अच्छा, राजकुमारी ने पूछा है कि आप कब तक आवेंगे। उनकी इच्छा मालव में ठहरने की नहीं है। चंद्रगुप्त, राजकुमारी से मेरा प्रणाम कहना और कह देना कि मैं सेनापति का पुत्र हूँ। युद्ध ही हमारी जीविका है। क्षुद्रकों की सेना का मैं सेनापति होने के लिए आमंत्रित किया गया हूँ, इसलिए मैं यहाँ रहकर भी मगध की अच्छी सेवा कर सकूँगा। सैनिक, जैसी आज्ञा। जाता है। चंद्रगुप्त, कुछ सोचकर। सैनिक लौट आता है। सैनिक, क्या आज्ञा है? चंद्रगुप्त, राजकुमारी से कह देना कि मगध जाने की उत्कट इच्छा होने पर भी वे सेना साथ न ले जाएं। सैनिक, इसका उत्तर भी लेकर आना होगा। चंद्रगुप्त, नहीं। सैनिक का प्रस्थान। मालविका, मालव में बहुत सी बातें देश में विपरीत है। इनकी युद्ध पिपासा बलवती है, फिर युद्ध। चंद्रगुप्त, तो क्या तुम इस देश की नहीं हो? मालविका, नहीं, मैं सिंधु की रहने वाली हूँ। आर्य वहाँ युद्ध विग्रह नहीं, न्यायालयों की आवश्यकता नहीं, प्रचुर स्वर्ण के रहते भी उसका उपयोग नहीं, इसीलिए अर्थमूलक विवाद कभी उठते ही नहीं। मनुष्य की प्रकृति जीवन का सुंदर पालना मेरे सिंधु देश है। चंद्रगुप्त, तो यहाँ कैसे चली आई हो? मालविका, मेरी इच्छा हुई कि और देशों को भी देखूं। तक्षशिला में राजकुमारी अलका से कुछ ऐसा स्नेह हुआ कि वहीं रहने लगी। उन्होंने मुझे घायल सिंघरन के साथ यहाँ भेज दिया। कुमार सिंघरन बड़े सहृदय हैं, परंतु मगध तुमको देखकर तो मैं चकित हो जाती हूँ। कभी इंद्रजाली, कभी कुछ। भला इतना सुंदर रूप तुम्हें विकृत करने की क्या आवश्यकता है? चंद्रगुप्त, शुभ्रे, मैं तुम्हारी सरलता पर मुग्ध हूँ। तुम इन बातों को पूछकर क्या करोगी? प्रस्थान। मालविका, स्नेह से हृदय चिकना हो जाता है, परंतु बिछलने का भय भी होता है। अद्भुत युवक है, देखो कुमार सिंघरन कब आते हैं। प्रस्थान। पंचम दृश्य। बंदीगिरी में घायल सिंघरन और अलका। अलका, अब तो चल फिर सकोगे? सिंघरन, हाँ अलका, परंतु बंदीगिरी में चलना फिरना व्यर्थ है। अलका, नहीं मालव, बहुत शीघ्र स्वस्थ होने की चेष्टा करो, तुम्हारी आवश्यकता है। सिंघरन, क्या? अलका, सिकंदर की सेना रावी पार हो रही है। पंचनंद से संधि हो गई। अब यवन लोग निश्चित होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आर्य चाणक्य का एक चर यह संदेश सुना गया है। सिरहन, कैसे? अलका, छपनक बेस में गीत गाता हुआ भीख मांगता आया था। उसने संकेत से अपना तात्पर्य कह सुनाया। सिंघरन, तो क्या आर्य चाणक्य जानते हैं कि मैं यहाँ बंदी हूँ? अलका, हाँ, आर्य चाणक्य इधर की सब घटनाओं को जानते हैं। सिंघरन, तब तो मालव पर शीघ्र ही आक्रमण होगा। अलका, कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि चंद्रगुप्त को साथ लेकर आर्य ने वहाँ एक बड़ा भारी कार्य किया है। क्षुद्रकों और मालवों में संधि हो गई है। चंद्रगुप्त को उसकी सम्मति सेना का सेनापति बनाने का उद्योग हो रहा है। सिंघरन उठकर, तब तो अलका, मुझे शीघ्र पहुंचना चाहिए। अलका, परंतु तुम बंदी हो। सिंघरन, जिस तरह हो सके अलके मुझे पहुंचाओ। अलका कुछ सोचने लगती है, तुम जानते हो कि मैं क्यों बंदी हूँ? सिंघरन, क्यों? अलका, आम्भिक से पर्वतेश्वर की संधि हो गई है और स्वयं सिकंदर ने विरोध मिटाने के लिए पर्वतेश्वर की भगिनी से आम्भिक का विवाह करा दिया है। परंतु आम्भिक ने यह जानकर भी कि मैं यहाँ बंदी हूँ, मुझे छुड़ाने का प्रयत्न नहीं किया। उसकी
भीतर इच्छा थी कि पर्वतेश्वर की कई रानियों में से एक मैं भी हो जाऊं, परंतु मैंने अस्वीकार कर दिया। सिंघरन, अलका तब क्या करना होगा? अलका, यदि मैं पर्वतेश्वर से विवाह करना स्वीकार करूं तो संभव है तुमको छुड़ा हो। सिंघरन, मैं? अलका, मुझसे पूछती हो? अलका, दूसरा उपाय क्या है? सिंघरन, मेरा सिर घूम रहा है। अलका, तुम पर्वतेश्वर की प्रणयिनी बनोगी? अच्छा होता कि इसके पहले मैं ही न रह जाता। अलका, क्यों मालव, इससे तुम्हारी कुछ हानि है? सिंघरन, कठिन परीक्षा ना लो अलका, बड़ा दुर्बल हूँ। मैंने जीवन और मरण में तुम्हारा संग न छोड़ने का प्रण किया है। अलका, मालव देश की स्वतंत्रता तुम्हारी आशा में है। सिंघरन, और तुम पंचनंद की अधीश्वरी बनने की आशा में? तब मुझे रणभूमि में प्राण देने की आज्ञा दो। अलका हंसती हुई, चिढ़ गए? आर्य चाणक्य की आज्ञा है कि थोड़ी देर पंचनंद का सूत्र संचालन करने के लिए मैं यहाँ की रानी बन जाऊं। सिंघरन, यह भी कोई हंसी है? अलका, बंदी जाओ सो रहो, मैं आज्ञा देती हूँ। सिंघरन का प्रस्थान। अलका, सुंदर निश्चल हृदय, तुमसे हंसी करना भी अन्याय है, परंतु व्यथा को दबाना पड़ेगा। सिंघरन को माला भेजने के लिए प्रणय के साथ अत्याचार करना होगा। गाती है, प्रथम यौवन मदिरा से मत प्रेम करने की थी परवाह, और किसको देना है हृदय चिन्हने की न तनिक थी चाह। बेच डाला था हृदय अमोल, आज वह मांग रहा था दाम। वेदना मिली तुला पर तोल, उसे लोभी ने ली बेकाम। उड़ रही है हृदय पथ में धूल, आ रहे हो तुम बेपरवाह। करूँ क्या दृग जल से छिड़काव, बनाऊँ मैं यह बिछलन रहा। संभलते धीरे धीरे चलो, इसी मिस तुमको लगे विलम्ब। सफल हो जीवन की सब साध, मिले आशा को कुछ अवलंब। विश्व की सुष्मताओं का स्रोत बह चलेगा आँखों की राह, और दुर्लभ होगी पहचान, रूप रत्नाकर भरा अतः। पर्वतेश्वर का प्रवेश। पर्वतेश्वर, सुंदरी अलका, तुम कब तक यहाँ रहोगी? अलका, यह तो बंदी बनाने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। पर्वतेश्वर, तुम्हें कौन बंदी कहता है? यह अन्याय है अलका। चलो, सुसज्जित राजभवन तुम्हारी प्रत्याशा में है। अलका, नहीं पौरव, मैं राजभवनों से डरती हूँ, क्योंकि उनके लोभ से मनुष्य आजीवन मानसिक कारावास भोगता है। पर्वतेश्वर, इतना तात्पर्य? अलका, कोमल सैया पर लेटे रहने की प्रत्याशा में स्वतंत्रता का भी विसर्जन करना पड़ता है। यही उन विकासपूर्ण राजभवनों का प्रलोभन है। पर्वतेश्वर, व्यंग न करो अलका। पर्वतेश्वर ने जो कुछ किया है वह भारत का एक एक बच्चा जानता है, परंतु देव प्रतिकूल हो तब क्या किया जाए? अलका, मैं मानती हूँ, परंतु आपकी आत्मा इसे मानने के लिए प्रस्तुत न होगी। हम लोग जो आपके लिए देश के लिए प्राण देने को प्रस्तुत थे, केवल यवनों को प्रसन्न करने के लिए बंदी किए गए। पर्वतेश्वर, बंदी कैसे? अलका, बंदी नहीं तो और क्या। सिंघरन जो आपके साथ युद्ध करते घायल हुआ है, आज तक वह क्यों रोका गया? पंचनंद नरेश, आपका न्याय अत्यंत सुंदर है ना? पर्वतेश्वर, कौन कहता है सिंघरन बंदी है? उस वीर की मैं प्रतिष्ठा करता हूँ अलका, परंतु उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। अलका, क्यों? पर्वतेश्वर, क्योंकि अलका के दो प्रेमी नहीं हो सकते। अलका, महाराज, यदि भूपालों का सा व्यवहार न मांगकर आप सिकंदर से द्वंद्व युद्ध मांगते तो अलका को विचार करने का अवसर मिलता। पर्वतेश्वर, यदि मैं सिकंदर का विपक्षी बन जाऊं तो तुम मुझसे प्यार करोगी अलका? सच कहो। अलका, तब विचार करूंगी, पर वैसी संभावना नहीं। पर्वतेश्वर, क्या प्रमाण चाहती हो अलका? अलका, सिंघरन के देश पर यवनों का आक्रमण होने वाला है। वहाँ तुम्हारी सेना यवनों की सहायता न बने और सिंघरन अपने मालव की रक्षा के लिए मुक्त किए जाएं। पर्वतेश्वर, मुझे स्वीकार है। अलका, तो मैं भी राजभवन में चलने के लिए प्रस्तुत हूँ, परंतु एक नियम पर। पर्वतेश्वर, वह क्या? अलका, यही कि सिकंदर के भारत में रहने तक मैं स्वतंत्र रहूंगी। पंचनंद नरेश यह दस्यु दल बरसाती बाण के समान निकल जाएगा, विश्वास रखिए। पर्वतेश्वर, सच कहती हो अलका? अच्छा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, तुम जैसा कहोगी वही होगा।
सिंघरन के लिए रथ आवेगा और तुम्हारे लिए शिविका, देखो भूलना मत। चिंतित भाव से प्रस्थान। षष्ठम दृश्य, मालवों के स्कंधाधार में युद्ध परिषद। देवबल, परिषद के सम्मुख में मैं यह विज्ञप्ति उपस्थित करता हूँ कि यवन युद्ध के लिए जो संधि मालव क्षुद्रकों में हुई है उसे सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि दोनों गणों की एक सम्मिलित सेना बनाई जाए और उसके सेनापति क्षुद्रकों के मनोनीत सेनापति मगध चंद्रगुप्त ही हो। उन्हीं की आज्ञा से सैन्य संचालन हो। सिंघरन का प्रवेश। परिषद में हर्ष। सब कुमार सिंघरन की जय। नागदत्त, मगध एक साम्राज्य है। लिच्छवी और ब्रिजीय गणतंत्र को कुचलने वाले मगध का निवासी हमारी सेना का संचालन करे, यह अन्याय है। मैं इसका विरोध करता हूँ। सिंघरन, मैं मालव सेना का बलाधिकृत हूँ। मुझे सेना का अधिकार परिषद ने प्रदान किया है और साथ ही मैं संधि विग्रह का कार्य भी करता हूँ। पंचनंद की परिस्थिति मैं स्वयं देख आया हूँ और मगध चंद्रगुप्त को भी भली भांति जानता हूँ। मैं चंद्रगुप्त के आदेशानुसार युद्ध चलाने के लिए सहमत हूँ और भी मेरी एक प्रार्थना है। उत्तरापथ के विशिष्ट राजनीतिज्ञ आर्य चाणक्य के गंभीर राजनीतिज्ञ विचार सुनने पर आप लोग अपना कर्तव्य निश्चित करें। गणमुख्य, आर्य चाणक्य व्यासपीठ पर आवे। चाणक्य व्यासपीठ से, उत्तरापथ के सम्मुख गणतंत्र मालव राष्ट्र की परिषद का मैं अनुग्रहित हूँ कि ऐसे गंभीर अवसर पर मुझे कहने के लिए उसने आमंत्रित किया। गणतंत्र और एक राज्य का प्रश्न यह नहीं, क्योंकि लक्षवी और ब्रिजियों का अपकार करने वाला मगध का एक राज्य शीघ्र ही गणतंत्र में परिवर्तित होने वाला है। युद्ध काल में एक नायक की आज्ञा माननी पड़ती है। वहाँ सलाका ग्रहण करके शस्त्र प्रहार करना असंभव है। अतएव सेना का एक नायक तो होना ही चाहिए और यहाँ की परिस्थिति में चंद्रगुप्त से बढ़कर इस कार्य के लिए दूसरा व्यक्ति न होगा। वितस्ता प्रदेश के अधीश्वर पर्वतेश्वर के यवनों से संधि करने पर भी चंद्रगुप्त ही के उद्योग का यह फल है कि पर्वतेश्वर की सेना यवन सहायता को न आएगी। उसी प्रयत्न से यवन सेना में विद्रोह भी हो गया है, जिससे उसका आगे बढ़ना असंभव हो गया है। परंतु सिकंदर की कूटनीति प्रत्यावर्तन में भी विजय चाहती है। वह अपनी विद्रोहिणी सेना को स्थल मार्ग से लौटने की आज्ञा देकर नोबल के द्वारा स्वयं सिंधु संगम तक के प्रदेश विजय करना चाहता है। उसमें मालवों का नाश निश्चित है। अतएव सेनापतित्व के लिए आप लोग चंद्रगुप्त को ही वरण करें तो क्षुद्रकों का सहयोग भी आप लोगों को मिलेगा। चंद्रगुप्त को ही उन लोगों ने भी सेनापति बनाया है। नागदत्त, ऐसा नहीं हो सकता। चाणक्य, प्रबल प्रतिरोध करने के लिए दोनों सैन्यों में एकाधिपत्य होना आवश्यक है। साथ ही क्षुद्रकों की संधि की मर्यादा भी रखनी चाहिए। प्रश्न शासन का नहीं, युद्ध का है। युद्ध में सम्मिलित होने वाले वीरों को एकनिष्ठ होना लाभदायक है। फिर तो मालव और क्षुद्रक दोनों ही स्वतंत्र संघ है और रहेंगे। संभवतः इसमें प्रच्यों का एक गणराज्य आगामी दिनों में और भी आज आ मिलेगा। नागदत्त, समझ गया। चंद्रगुप्त को ही सम्मिलित सेना का सेनापति बनाना श्रेयस्कर होगा। सिंघरन, अन्न पान और भेषजय सेवा बनने वाली स्त्रियों ने मालविका को अपना प्रधान बनाने की प्रार्थना की है। गणमुखी, यह उन लोगों की इच्छा पर है। अस्तु महाबलाधिकृत पद के लिए चंद्रगुप्त को वरण करने की आज्ञा परिषद देती है। संवेद जयघोष। सप्तम दृश्य, पर्वतेश्वर का प्रसाद। अलका, सिंघरन मेरी आशा देख रहा होगा और मैं यहाँ पड़ी हूँ। आज इसका कुछ निपटारा करना होगा। अब अधिक नहीं। आकाश की ओर देखकर तारा से भरी हुई काली रजनी का नीला आकाश जैसे कोई विराट गणितज्ञ निभृत में रेखा गणित की समस्या सिद्ध करने के लिए बिंदु दे रहा है। पर्वतेश्वर का प्रवेश। पर्वतेश्वर, अलका बड़ी द्विविधा है। अलका, क्यों पौरव? पर्वतेश्वर, मैं तुमसे
प्रतिश्रुत हो चुका हूँ कि मालव युद्ध में भाग न लूंगा, परंतु सिकंदर का दूत आया है कि 8 सहस्त्र अश्वरोही लेकर रावी तट पर मिलो। साथ ही पता चला कि कुछ यवन सेना अपने देश को लौट रही है। अलका अन्मन्यस्तक होकर, हाँ कहते चलो। पर्वतेश्वर, तुम क्या कहती हो अलका? अलका, मैं सुनना चाहती हूँ। पर्वतेश्वर, बतलाओ मैं क्या करूँ? अलका, जो अच्छा समझो, मुझे देखने दो। ऐसी सुंदर वेणी, फूलों में गूंथी हुई श्यामा रजनी की सुंदर वेणी, आह। पर्वतेश्वर, क्या कह रही हो? अलका, गाने की इच्छा होती है, सुनोगे? गाती है, बिखरी किरण अलग ही व्याकुल हो, विरस बदन पर चिंता लेख, छाया पथ में राह देखती गिनती प्रणय अवधि की रेख। प्रियतम के आगमन पथ में उड़ न रही है कोमल धूल, कादम्बनी उठी यह ढकने वाली दूर जलधि के कूल। समय बिगह के कृष्ण पक्ष में रजत चित्र सी अंकित कौन, तुम हो सुंदरी तरल तारिके, बोलो कुछ, बैठो मत मौन। मंदाकिनी समीप भरी फिर प्यासी आंखें क्यों नादान, रूप निशा की उषा में फिर कौन सुनेगा तेरा गान। पर्वतेश्वर, अलका, मैं पागल होता जा रहा हूँ, यह तुमने क्या कर दिया है? अलका, मैं तो गा रही हूँ। पर्वतेश्वर, परिहास न करो, बताओ मैं क्या करूँ? अलका, यदि सिकंदर के रण निमंत्रण में तुम न जाओगे तो तुम्हारा राज्य चला जाएगा। पर्वतेश्वर, बड़ी विडंबना है। अलका, पराधीनता से बढ़कर विडंबना और क्या है? आप समझ गए होंगे कि वह संधि नहीं, पराधीनता की स्वीकृति थी। पर्वतेश्वर, मैं समझता हूँ कि 1000 अश्वरोहियों का साथ लेकर वहां पहुंच जाऊं, फिर कोई बहाना ढूंढ निकालूंगा। अलका, मन में, मैं चलूं? निकल भागने का ऐसा अवसर दूसरा न मिलेगा। प्रकट, अच्छी बात है, परंतु मैं भी साथ चलूंगी। मैं यहाँ अकेले क्या करूंगी? पर्वतेश्वर का प्रस्थान। अष्टम दृश्य। रावी के तट पर सैनिकों के साथ मालविका और चंद्रगुप्त, नदी में दूर पर कुछ नावें। मालविका, मुझे शीघ्र उत्तर दीजिए। चंद्रगुप्त, जैसा उचित समझो, तुम्हारी आवश्यकता सामग्री तुम्हारे अधीन रहेगी। सिंघरन को कहाँ छोड़ा? मालविका, आते ही होंगे। चंद्रगुप्त, सैनिकों से, तुम लोग कितनी दूर तक गए थे? सैनिक, अभी 4 योजन तक यवनों का पता नहीं, परंतु कुछ भारतीय सैनिक रावी के उस पार दिखाई दिए। मालव की 50 हिंसिनकाएं वहां निरीक्षण कर रही है, उन पर धनुर्धर है। सिंघरन प्रवेश करके, वह पर्वतेश्वर की सेना होगी, परंतु मगध आश्चर्य है। चंद्रगुप्त, आश्चर्य कुछ नहीं। सिंघरन, क्षुद्रकों के केवल कुछ ही गुल्म आए हैं, और तो? चंद्रगुप्त, चिंता नहीं, कल्याणी के मगध सैनिक और क्षुद्रक अपनी घात में हैं, यवनों को इधर आ जाने दो। सिंघरन, थोड़ी सी हिंसिनकाओं पर मुझे साहसी वीर चाहिए। सिंघरन, प्रस्तुत है, आज्ञा दीजिए। चंद्रगुप्त, यवनों की जल सेना पर आक्रमण करना होगा, विजय के विचार से नहीं, केवल उलझाने के लिए और उनकी सामग्री नष्ट करने के लिए। सिंघरन संकेत करता है, नावें आती हैं। मालविका, तो मैं स्कंदवार के पृष्ठ भागों में अपने साधन रखती हूँ, एक क्षुद्र भंडार मेरे उपवन में भी रहेगा। चंद्रगुप्त विचार करके, अच्छी बात है। एक नाव तेजी से आती है, उस पर से अलका उतर पड़ती है। सिंघरन, आश्चर्य से, तुम कैसे अलका? अलका, पर्वतेश्वर ने प्रतिज्ञा भंग की है, वह सैनिकों के साथ सिकंदर की सहायता के लिए आया है। मालवों की नावें घूम रही थी, मैं जानबूझकर पर्वतेश्वर को छोड़कर वहीं पहुंच गई। हंसकर, परंतु मैं बंदी होकर आई हूँ। चंद्रगुप्त, देवी, युद्ध काल है, नियमों को देखना ही पड़ेगा। मालविका, ले जाओ इन्हें उपवन में। मालविका और अलका का प्रस्थान। मालव रक्षकों के साथ एक यवन का प्रवेश। यवन, मालव के संधि विग्रहिक अमात्य से मिलना चाहता हूँ। सिंघरन, तुम दूत हो? यवन, हाँ। सिंघरन, कहो, मैं यही हूँ। यवन, देवपुत्र ने आज्ञा दी है कि मालव नेता आकर मुझसे भेंट करे और मेरी जल यात्रा की सुविधा का प्रावधान करे। सिंघरन, सिकंदर
से मालवों की ऐसी कोई संधि नहीं हुई जिससे वे इस कार्य के लिए बाध्य हो। हाँ, भेंट करने के लिए मालव सदैव प्रस्तुत है, चाहे संधि परिषद में या रणभूमि में। यमन, तो यही जाकर कह दूं? सिंघरन, हाँ जाओ, रक्षकों से इन्हें सीमा तक पहुंचा दो। यमन का रक्षकों के साथ प्रस्थान। चंद्रगुप्त, मालव, हम लोगों ने भयानक दायित्व उठाया है, इसका निर्वाह करना होगा। सिंघरन, जीवन मरण से खेलते हुए करेंगे वीरवर। चंद्रगुप्त, परंतु सुनो तो, यमन लोग आर्यों की रणनीति से नहीं लड़ते। वे हम ही लोगों के युद्ध हैं, जिनमें रणभूमि के पास ही स्वच्छंदता से कृषक हल चलाता है। यमन आतंक फैलाना जानते हैं और उसे अपनी रणनीति का प्रधान अंग मानते हैं। निरीह साधारण प्रजा को लूटना, गांवों को जलाना उनके भीषण परंतु साधारण कार्य हैं। सिंघरन, युद्ध सीमा के पार के लोगों के भिन्न भिन्न दुर्गों में एकत्र होने की आज्ञा प्रचारित हो गई है, जो होगा देखा जाएगा। चंद्रगुप्त, पर एक बात सदैव ध्यान में रखनी होगी। सिंघरन, क्या? चंद्रगुप्त, यही कि हमें आक्रमणकारी यवनों को यहाँ से हटाना है और उन्हें जिस प्रकार हो भारतीय सीमा के बाहर करना है, इसलिए शत्रु की ही नीति से युद्ध करना होगा। सिंघरन, सेनापति की सब आज्ञा मानी जाएगी, चलिए। सबका प्रस्थान। नवब दृश्य। शिविर के समीप कल्याणी और चाणक्य। कल्याणी, आर्य, अब मुझे लौटने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि सिकंदर ने विपाशा को अपने आक्रमण की सीमा बना ली है। अग्रसर होने की संभावना नहीं और अमात्य राक्षस भी आ गए हैं, उनके साथ मेरा जाना उचित है। चाणक्य, और चंद्रगुप्त से क्या कह दिया जाए? कल्याणी, मैं नहीं जानती। चाणक्य, परंतु राजकुमारी, उसका असीम प्रेमपूर्ण हृदय भग्न हो जाएगा। वह बिना पतवार की नौका के सदृश इधर उधर बहेगा। कल्याणी, आर्य, मैं इन बातों को नहीं सुनना चाहती, क्योंकि समय ने मुझे अव्यवस्थित बना दिया है। अमात्य राक्षस का प्रवेश। राक्षस, कौन? चाणक्य। चाणक्य, हाँ अमात्य, राजकुमारी मगध लौटना चाहती है। राक्षस, तो उन्हें कौन रोक सकता है? चाणक्य, क्यों, तुम रोकोगे? राक्षस, क्या तुमने सबको मूर्ख समझ लिया है? चाणक्य, जो होंगे वे अवश्य समझे जाएंगे। अमात्य, मगध की रक्षा अभिष्ट नहीं है क्या? राक्षस, मगध विपन्न कहाँ है? चाणक्य, तो मैं भिक्षुक क्षुद्रकों से कह दूं कि तुम लोग बाधा न दो, और यवनों से भी कह दिया जाए कि वास्तव में यह स्कंदवार प्राच्य देश के सम्राट का नहीं, जिससे भयभीत होकर तुम विपाशा पार नहीं होना चाहती। यह तो क्षुद्रकों की क्षुद्र सेना है, जो तुम्हारे लिए मगध तक पहुंचने का सरल पथ छोड़ देने की प्रस्तुत है। क्यों? राक्षस, विचार कर। आह ब्राह्मण, मैं स्वयं रहूंगा, यह तो मान लेने योग्य सम्मित है, परंतु? चाणक्य, फिर परंतु लगाया? तुम स्वयं रहो और राजकुमारी भी रहे, और तुम्हारे साथ जो नवीन गुल्म आए हैं उन्हें भी रखना पड़ेगा। जब सिकंदर रावी के अंतिम छोर पर पहुंचेगा, तब तुम्हारी सेना का काम पड़ेगा। राक्षस, फिर भी मगध पर मेरा स्नेह है, मैं उसे उजड़ने और हथियारों से बचाना चाहता हूँ। प्रस्थान। कल्याणी, क्या इच्छा है अमात्य? राक्षस, मैं इसका मुंह भी नहीं देखना चाहता, पर इसकी बातें मानने के लिए विवश हो रहा हूँ। राजकुमारी, यह मगध का विद्रोही अब तक बंदी कर लिया जाता यदि इसके लिए स्वतंत्रता आवश्यक ना होती। कल्याणी जैसी सम्मत हो। चाणक्य का पुनः प्रवेश। चाणक्य, अमात्य, सिंह पिंजड़े में बंद हो गया है। राक्षस कैसे? चाणक्य, जल यात्रा में इतना विघ्न उपस्थित हुआ कि सिकंदर को जलमार्ग से मालवों पर आक्रमण करना पड़ा। अपने विजयों पर फूल कर उसने ऐसा किया, परंतु जा फंसा उनके चंगुल में। अब इधर क्षुद्रकों और मगधों की नवीन सेनाओं से उसकी बाधा पहुंचानी होगी। राक्षस, तब तुम क्या कहते हो? क्या चाहते हो? चाणक्य, यही कि तुम अपनी संपूर्ण सेना को लेकर विपाशा के तट की रक्षा करो, और क्षुद्रकों को लेकर मैं पीछे से आक्रमण करने जाता हूँ। इसमें तो डरने की बात कोई नहीं। राक्षस, मैं स्वीकार करता हूँ। चाणक्य, यदि ना करोगे तो अपना अनिष्ट करोगे। प्रस्थान। कल्याणी, विचित्र ब्राह्मण है अमात्य, मुझे तो इसको देखकर डर लगता है।
राक्षस, विकट है राजकुमारी, एक बार इससे मेरा द्वंद्व होना अनिवार्य है, परंतु अभी मैं इसे बचाना चाहता हूँ। कल्याणी, चलिए। कल्याणी का प्रस्थान। चाणक्य पुनः प्रवेश करके, राक्षस, एक बात तुम्हारे कल्याण की है, सुनोगे? मैं कहना भूल गया था। राक्षस, क्या? चाणक्य, नंद को अपनी प्रेमिका सुवासिनी से तुम्हारे अनुचित संबंध का विश्वास हो गया है। अभी तुम्हारा मगध लौटना ठीक ना होगा, समझे? चाणक्य का सवेग प्रस्थान। राक्षस सिर पकड़कर बैठ जाता है। 10वां दृश्य। मालव दुर्ग का भीतरी भाग, एक शून्य परकोटा। मालविका, अलका, इधर तो कोई भी सैनिक नहीं है, यदि शत्रु इधर से आवे तब? अलका, दुर्ग ध्वंस करने के लिए यंत्र लगाए जा चुके हैं, परंतु मालव सेना भी सुख की नींद नहीं सो रही है। शीघ्रन को दुर्ग की भीतरी रक्षा का भार देकर चंद्रगुप्त नदी तट से यवन सेना के पृष्ठभाग पर आक्रमण करेंगे। आज ही युद्ध का अंतिम निर्णय है। जिस स्थान पर यवन सेना को ले आना अभिष्ट था वहां तक पहुंच गई है। मालविका, अच्छा, चलो, कुछ नवीन आहत आ गए हैं, उनकी सेवा का प्रबंध करना है। अलका देखकर, मालविका, मेरे पास धनुष है और कटार है, इस आपत्ति काल में आयुध अपने पास रखना चाहिए। तो कटार अपने पास रख ले। मालविका, मैं डरती हूँ, घृणा करती हूँ, रक्त प्यासी छुरी अलग करो। अलका, मैंने सेवा का व्रत लिया है। अलका, प्राणों के भय से शस्त्र से घृणा करती हो क्या? मालविका, प्राण तो धरोहर है, जिसका होगा वही लेगा, मुझे भयों से उनकी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं, मैं जाती हूँ। अलका, अच्छी बात है, जा, परंतु सिंघरन को शीघ्र ही भेज दे, यहाँ जब तक कोई ना आ जाए मैं नहीं हट सकती। मालविका का प्रस्थान। अलका, संध्या का नीरव निर्जन प्रदेश है, बैठूं? अकस्मात बाहर से हल्ला होता है, युद्ध शब्द। क्या चंद्रगुप्त ने आक्रमण कर दिया? परंतु यह स्थान बड़ा ही आरक्षित है। उड़ती है, अरे वह कौन है? कोई यवन सैनिक है क्या? तो सावधान हो जाऊं। धनुष चढ़ाकर तीर मारती है, यवन सैनिक का पतन। दूसरा फिर ऊपर आता है, उसे भी मारती है। तीसरी बार स्वयं सिकंदर ऊपर आता है, तीर का बार बचाकर दुर्ग में कूदता है और अलका को पकड़ना चाहता है। सहसा सिंघरन का प्रवेश। युद्ध। सिंघरन तलवार चलाते हुए, तुमको स्वयं इतना साहस नहीं करना चाहिए सिकंदर, तुम्हारा प्राण बहुमूल्य है। सिकंदर केवल सेनाओं को आज्ञा देना नहीं जानता, बचाओ अपने को। भाले का बार। सिंघरन इस फर्ती से भाले को ढाल पर लेता है कि वह सिकंदर के हाथ से छूट जाता है। यवनराज विवश होकर तलवार चलाता है, किंतु सिंघरन के भयानक प्रत्याघात से घायल होकर गिरता है। 3 यवन सैनिक कूद कर आते हैं, इधर से मालव सैनिक पहुंचते हैं। सिंघरन, यवन, दुस्साहस न कर, तुम्हारे सम्राट की अवस्था शोचनीय है, ले जाओ, इनकी शुश्रूषा करो। यवन दुर्ग द्वार टूटता है और अभी हमारे वीर सैनिक इस दुर्ग को मेट करते हैं। सिंघरन, पीछे चंद्रगुप्त की सेना है मूर्ख, इस दुर्ग में आकर तुम बंदी होंगे। ले जाओ, सिकंदर को उठा ले जाओ, जब तक और मालवों को यह न विदित हो जाए कि यही वह सिकंदर है। मालव सैनिक, सेनापति, रक्त का बदला, इस निरसिंह निरीह जनता का आकरण बध किया, प्रतिशोध। सिंघरन, ठहरो, मालव वीरों, ठहरो, यह भी एक प्रतिशोध है, यह भारत के ऊपर एक ऋण था, पर्वतेश्वर के प्रति उदारता दिखाने का यह प्रत्युत्तर है। यवन, जाओ, शीघ्र जाओ। तीनों यवन सिकंदर को लेकर जाते हैं। घबराया हुआ एक सैनिक आता है। सिंघरन, क्या है? सैनिक, दुर्ग द्वार टूट गया है, यवन सेना भीतर आ रही है। सिंघरन, कुछ चिंता नहीं, दृढ़ रहो, समस्त मालव सेना से कह दो सिंघरन तुम्हारे साथ मरेगा। अलका से, तुम मालविका को साथ लेकर अंतपुर की स्त्रियों को भूगर्भ द्वार से सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। अलका, मालव के ध्वंस पर ही आर्यों का यशो मंदिर ऊंचा खड़ा हो सकेगा, जाओ। अलका का प्रस्थान, यवन सैनिकों का प्रवेश, दूसरी ओर से चंद्रगुप्त का प्रवेश और युद्ध। एक यवन सैनिक दौड़ता हुआ आता है। यवन सेनापति, सेल्यूकस, क्षुद्रकों की सेना भी पीछे आ गई है, बाहर की सेना को उन लोगों ने उलझा रखा है। चंद्रगुप्त, यवन सेनापति, मार्ग चाहते हो या युद्ध? मुझ पर कृतज्ञता का बोझ है तुम्हारा जीवन। सेल्यूकस कुछ सोचने लगता है,
हम दोनों के लिए प्रस्तुत है। किंतु चंद्रगुप्त, शांति मार्ग दो। जाओ सेनापति, सिकंदर का जीवन बच जाए तो फिर आक्रमण करना। यवन सेना का प्रस्थान, चंद्रगुप्त का जयघोष। पटाक्षेप।